This is a mock interview conducted by Forum IAS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent academicians, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of the program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the personality test conducted by UPSC. May I come in, sir? Yeah. Please come in. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Please sit down. Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताएंगे लक्ष्मण जी? यस सर। सर मेरा नाम लक्ष्मण मीना है। मैं राजस्थान के धौलपुर ज़िले का निवासी हूँ। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के ही विद्यालय से हुई है और सर मेरी जो स्नातक है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हुई है। सर उसके बाद मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। हिंदू कॉलेज का कब बना था और कुछ और बताना चाहेंगे क्यों नाम हिंदू कॉलेज रखा गया? यस सर। सर हिंदू कॉलेज 1899 में बना था। सर हिंदू कॉलेज के नाम के पीछे सर कोई विशेष तर्क नहीं है, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये हमारी जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है, उस दृष्टि से शायद इसका नाम हो सकता है। अच्छा, आप हिंदू कॉलेज से बीए किया, बीए ऑनर्स नहीं किया था? सर बीए प्रोग्राम था सर जिसमें हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यस सर। और आपने विषय लिया है हिंदी? यस। हिंदी लिटरेचर। यस सर। क्यों आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं लिया आपने? सर ग्रेजुएशन के बाद में चूँकि मेरे पास ऑनर्स नहीं था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या ऑप्शनल रखूँ, तो मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हिंदी सारे ही सब्जेक्ट्स को देखा था एक बार। तो सर मुझे हिंदी का जो ट्रेंड चल रहा था अभी उसका स्कोरिंग भी ठीक ठाक था। उसके साथ में सर हिंदी मैंने जो ग्रेजुएशन में 3 जी सब्जेक्ट होते हैं सर, उसमें मैंने हिंदी पढ़ा हुआ था, तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी और सिलेबस भी सर अच्छा था उसका, तो सर मैंने इसीलिए हिंदी को चुना। आप धौलपुर का हैं, जहाँ आपका पर्सनालिटी टेस्ट होना है धौलपुर हाउस कहा जाता है। यस सर। क्या नाम आपके जहाँ के आप हैं उसके आधार पर रखा गया है? यस सर। धौलपुर के जो राजा थे हेमंत सिंह, उन्होंने धौलपुर हाउस को ग्रांट पे दिया था, यूपीएससी को ग्रांट पे दिया था। यस सर। अच्छा। अब आप बताएं, ये आपके धौलपुर में कृषि प्रधान जिला है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, किस प्रकार का ये जिला है? सर धौलपुर में सर कृषि भी होती है सर, लेकिन इंडस्ट्री भी बहुत मशहूर है धौलपुर की। धौलपुर को इसलिए रेड स्टोन सिटी भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ का जो सैंड स्टोन है उससे सर जो प्राचीन इमारतें बहुत सारी बनी हैं, जिनमें लाल किला, हुमायूं टॉम, आगरा फोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस इत्यादि शामिल हैं सर। अच्छा, आपने एनएसओ के बारे में सुना है? यस सर। एनएसओ क्या है, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ एडवांस एस्टिमेट्स दिए थे। यस सर। क्या एस्टिमेट्स दिए थे? सर वो एस्टिमेट्स हैं कि सर इंडिया की जो जीडीपी है 2023 और 24 के सत्र में सर 7.3% के ग्रोथ रेट से ग्रो होगी। ये कहा गया है IMF के द्वारा ग्रोथ रेट 6.2% होगी और अभी भी वही वो कह रहे हैं, तो इन्होंने किस आधार पे ऐसे एडवांस एस्टिमेट दिया? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, IMF ने सर अदर जो फैक्टर्स हैं उनको, जैसे वर्ल्ड में जो चल रहा है सर यूक्रेन रशिया और सर इजराइल हमास वॉर, उनको भी मद्देनजर रखा है। NSO ने भी रखा हुआ है सर, NSO को शायद NSO का सैंपल डेटा IMF से बढ़ा है, तो सर इस आधार पे हो सकता है। NSO ने और क्या कहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में? हमारे देश में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की क्या स्थिति है? NSO ने कहा है सर कि जो इंडिया की जो ग्रोथ है सर वो इंडिया में जो घर का ही जो उसका कंजप्शन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वर्ल्ड में डिमांड कम हो रही है लेकिन इंडिया में डिमांड अभी भी बनी हुई है, तो वो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है सर। ये आपने पढ़ा है, NSO ने कहा है? सर मैं सर सोच के बता रहा हूँ। NSO ने कहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट रहा है।
और ये जो फिगर दे रहा है 7.3% का, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चलते दे रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सपेंडिचर की है। ओके सर, उसको ज़रा आप यस सर, ठीक से पढ़ लेंगे। यस सर। चाइना का एक्सपोर्ट वॉल्यूम क्या है और इंडिया का क्या है, दोनों कंपेयर करके बताएं। सर चाइना की एक्सपोर्ट वैल्यू की सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर, लेकिन इंडिया से बहुत ज़्यादा है वो। इंडिया का जहाँ तक एक्सपोर्ट वैल्यू की सवाल है सर, 760 बिलियन डॉलर का इंडिया का वो सर एक्सपोर्ट है, जिसमें से 400 से ऊपर सर में मर्केंटाइज सर जो एक्सपोर्ट है गुड्स का, और बाकी सर सर्विसेज का है। अच्छा, यस। तो आप समझते हैं कि इंडिया का इस तरह का एक्सपोर्ट की वैल्यू से अगले 3 वर्षों में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे? सर अकेले एक्सपोर्ट से ही सर इकोनॉमी की जो स्थिति है वो आंकी नहीं जाती। उसमें सर उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट और उसका घर पे कितना कंजप्शन हो रहा है, उसकी डिमांड कितनी है, अभी जो स्थिति कैसी है सर, वो सारे फैक्टर होते हैं। तो अभी जो इंडिया ग्रो कर रहा है सर 7% के आसपास है, जिसमें से सर इन्फ्लेशन रेट 4-5% का इन्फ्लेशन रेट है, तो 12% के नॉमिनल ग्रोथ रेट से इंडिया ग्रो कर रहा है। तो उस हिसाब से सर इंडिया को सर 2027 से 28 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाना चाहिए सर। अच्छा, आपने बताया कि 12% हो जा रहा है नॉमिनल। यस सर। ये जो फिगर दे रहे हैं 7.3% का, यस सर। ये कांस्टेंट प्राइसेस पे है कि फिक्स प्राइस पे है? सर 7.3% का जो ग्रोथ रेट है सर वो ऑलरेडी कांस्टेंट प्राइसेस पे है। यस सर। इसलिए वो 12% नहीं हो सकता। एक और बताएं, एनएसओ ने ये भी बताया कि इस वर्ष मार्च 2024 तक कितना जीडीपी की वैल्यू हो जाएगी? सॉरी सर, वो याद नहीं है सर, पढ़ा नहीं है मैंने। आपकी हॉबीज में आपने क्या लिखा है? विपासना मेडिटेशन। यस सर। ये क्या होता है विपासना मेडिटेशन? आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं सर। विपासना का अर्थ होता है सर कि कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है उसको उसी रूप में देखना जिस रूप में वो है। तो सर विपासना मेडिटेशन में हम अपनी बॉडी को एनालाइज करते हैं आंख बंद करके, उसमें उनकी पार्ट्स में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कि जैसे हवा का टच है तो कैसा फील हो रहा है उस टाइम पे, तो उसको बहुत गहराई से देख के हम अपने मानसिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आप क्या रोज करते हैं? यस सर। कितना देर करते हैं? सर मैं 20 to 25 मिनट्स करता हूँ सुबह। उससे कुछ आपको उसका कुछ असर हुआ है? हाँ यस सर। सर मैंने जब स्टार्ट किया था सर, प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया था, तो सर मैं काफ़ी स्ट्रेस में था, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो सर मेरा मेंस अच्छे से लिख पाया। उसके साथ में जब मैं पहले था तब मेरा रिएक्शन बहुत जल्दी होता था, मेरा रिएक्शन टाइम बहुत जल्दी होता था चीज़ों। कौन सा टाइम? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम। यस सर। अभी मैं सोच के जवाब देता हूँ, और बिना बात के ही छोटी छोटी बात में गुस्सा करने की बजाय मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं बेटर फील करता हूँ सर उससे। अच्छा ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। लक्ष्मण। यस सर। ओके लक्ष्मण, मुझे बताइए लक्ष्मण जी के जीवन से, ठीक है, आपने मेंस में एथिक्स का भी पेपर दिया है, राइट? यस सर। तो लक्ष्मण जी के जीवन से आप एथिकल लेसन्स क्या सीखे हैं आपने? पहला सर लेसन है सर वो है कि सेल्फलेस सर्विस, उन्होंने राम जी की जो की थी। दूसरा है सर कि त्याग की भावना, सर वो लक्ष्मण जी में कूट कूट के भरी थी, तो वो बहुत एथिकल है सर। उसके साथ में सर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाना, तो वो है सर कि लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए थे जब वन में थे, तो सर 3 लेसन सीखे जा सकते हैं। ओके ओके गुड। तो एक चीज़ बताइए लक्ष्मण, आपने पहली क्वालिटी बोली सेल्फलेस सर्विस। यस सर। ठीक है, तो एक ऑफिसर के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। यस सर। तो लक्ष्मण ये बताइए, हाल के वर्षों में जो सिविल सेवा में जो लोग चयनित हुए हैं, राइट, उनमें एक टेंडेंसी है सोशल मीडिया पे खुद को प्रोजेक्ट करने की, राइट? जो भी उनकी पहली पोस्टिंग होती है या जब उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है,
और इससे ऐसे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत बढ़ जाती है। इस ट्रेंड पे आपका क्या विचार है? क्या गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए? यस सर। सर गवर्नमेंट सर जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के जो हैं सर वो ऑलरेडी रेगुलेट करते हैं कि सर सिविल सर्वेंट अपनी जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सर सोशल मीडिया पे सर वो लोग करते हैं। तो सर मुझे लगता है अभी भी जो उसका पालन नहीं ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसको करने की आवश्यकता है। और सर सिविल सर्वेंट चूँकि जनता के सेवक हैं, उनको उस तरीके से दिखाना नहीं चाहिए कि वो एक राजाओं की प्रवृत्ति चल गई है राजाओं वाली, सर वो उसको दूर करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। गुड गुड। आपका जन्म 2001 में हुआ है। यस। 2001 में एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था जिसने कि पूरे वर्ल्ड पे जिसका इम्पैक्ट हुआ था। क्या इवेंट था वो? सर वो 9/11 अटैक था। 9/11 हुआ था। तो ये बताइए लक्ष्मण कि अफ़गानिस्तान से जिस तरह यूएस का विड्रॉल हुआ, राइट, क्या इसको आप एक बहुत ही मैसिव या बहुत ही बड़ा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर मानते हैं? सर किसके रेफरेंस में सर? यूएस के रेफरेंस? हाँ, जो यूएस जो निकला अफ़गानिस्तान से, इसको क्या आप उनकी विदेश नीति की बहुत बड़ा फेलियर मानते हैं? सर मुझे लगता है कि सर यूएस का जो विड्रॉल था वो बहुत सडन था। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो तालिबान अचानक से उसमें आ गया, सत्ता में आ गया, तो कहीं ना कहीं यूएस की जो वर्ल्ड स्टेज पे जो इमेज है उस पर फर्क पड़ा था। तो इससे सर पॉलिसीज पूरी तरह फेलियर नहीं मान सकते, लेकिन उसमें कुछ कमियां रही थी तो उसको मानना चाहिए सर। गुड। ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये तनाव क्यों हुआ है अभी हाल के दिनों में? सर उसकी वजह है सर जो बलूचिस्तान को का इशू है सर, कि सर बलूचिस्तान के लोग सर पाकिस्तान में भी हैं और ईरान में भी हैं सर। उनकी दोनों ही तरफ उनके ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है, तो वो दोनों ही तरफ उनके जो ग्रुप बन गए हैं, जैसे कि ईरान में पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और सर पाकिस्तान में भी है सर आदिल अल अस्क कुछ ऐसे नाम है सर। तो दोनों ही जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान और ईरान, उनका उन ग्रुप्स के खिलाफ सर ये अटैक था। ओके। हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर वो भी ईरान गए थे यस कुछ दिनों पहले, तो उनके विजिट के क्या मेजर आउटकम्स रहे हैं? सॉरी सर मैं पढ़ा नहीं इसके। ठीक है, पढ़िएगा। अब राजस्थान से आते हैं। यस। राजस्थान में बाल विवाह एक बहुत ही एक प्रेवलेंट समस्या है। इसका इंसिडेंस कम हुआ है रिसेंट ईयर्स में, बट अभी भी वो एग्जिस्टिंग है। सो जितना आप समझते हैं अभी राजस्थान के क्या सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रॉब्लम प्रेवलेंट है या कुछ में है? सर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेवलेंट है, लेकिन सर उसकी जो इंटेंसिटी है हाँ, वो अलग अलग है सर। स्पेशली जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ वाले हैं उनमें ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी है। ओके। तो कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ है साल के वर्षों में, हाल के वर्षों में? जो डेटा के हिसाब से कुछ डेटा है, पता है आपको कि कितना रिडक्शन हुआ है? यस सर। सर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो चौथी रिपोर्ट थी सर, उसमें जब 35.4% जो बाल विवाह थे राजस्थान में लड़कियों की रेस्पेक्ट में, जो कि सर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5वीं रिपोर्ट है उसमें घटकर 25% रह गए हैं सर। वहीं लड़कों के लिए सर 28% अभी 5th सर्वे की है, जबकि जो 4th सर्वे था उसमें सर 37% था। 37%? यस सर। ओके ओके, गुड। आपके पिताजी एग्रीकल्चर में हैं? यस सर। तो क्या क्रॉप्स उगाते हैं? सर हमारे यहाँ सर राबी की फसल में सर सरसों की और गेहूं की होती है। वहीं जो खरीफ की फसल है उसमें सर बाजरा और तिलहन होता है। बाजरा और तिलहन, ओके ओके। लक्ष्मण एक चीज़ बताइए कि हमारे देश में वैसे तो MSP 24 क्रॉप्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन वो इन इफेक्ट मोस्ट लाइकली 2 या 3 क्रॉप्स पे ही मिल पाता है। इसका रीज़न क्या है? जबकि हमारे यहाँ, जैसे आपके यहाँ सरसों उगाया जाता है, हमारे पास बहुत सारी दालें भी उगाई जाती है। सो क्या रीज़न है कि सिर्फ 2 और 3 क्रॉप्स को ही MSP मिल पाता है? सर मुझे लगता है सर इसका रीज़न है कि जो
गेहूं है और जो चावल है उसकी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो दाल है उनको लेके। ओके, इसकी वजह से सर उनका वजह हो सकता है सर कि एमएसपी के लिए ये लोग, कि आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी इतनी क्वांटिटी ही नहीं ग्रो की जाती है कि उनको एमएसपी पे बेचा जा सके, इतनी मात्रा में वो प्रोड्यूस ही नहीं होता। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है सर कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कम है, इसलिए किसान उसको उगाने से हिचकिचाते हैं कि इनकी हाँ, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो कम मात्रा में ही होगा ना वो, अगर प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो ज़्यादा ग्रो करेगा। यस सर, है ना। चलो ठीक है, हमारा एक स्कीम है केंद्र सरकार की, और रादर एक गोल है ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, राइट। तो क्या ऐसे, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चरल फैमिली से आते हैं, तो आपके हिसाब से क्या सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि एक्चुअली में फार्मर्स इनकम को डबल करने में सहायक होंगे? ओके सर, मुझे लगता है पहला स्टेप है सर वो एग्रीकल्चर में सर डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके साथ में सर जो अदर जो तरीके जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग्स हो गया सर, रीजनरेटिव फार्मिंग हो गया, ऐसे कॉन्सेप्ट भी लाए जा सकते हैं। क्या होता है रीजेनरेटिव फार्मिंग? रीजनरेटिव फार्मिंग होता है सर कि जो सर जितने भी सारे पहले से, सॉरी सर मैं इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं समझता हूँ। पढ़िएगा, आपने बताया। यस सर। अच्छा, और इसके अलावा सर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है सर, हम ऑर्गेनिक जैसे फर्टिलाइजर उनका यूज़ करके हम उत्पादन करते हैं, तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। उसमें कोई भी सिंथेटिक यूज़ नहीं करेंगे सर हम। आपके पिताजी फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है। तो आपके हॉबीज़ में आपने लिखा है सोशल इश्यूज को एनालाइज करना बेस्ड ऑन पंजाबी एंड बॉलीवुड मूवीज़, राइट? यस सर। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि पंजाबी गानों में, राइट, जितने भी आप रिसेंट गाने देखे, प्रॉब्ली लास्ट 10 साल के गाने देखें, तो पंजाबी गानों में जो मीनिंगफुल नेचर होता था एक समय पे, वो बिल्कुल लुप्त हो चुका है। नाउ उनका पूरा फोकस एक मटेरियलिस्टिक आउटलुक दिखाने की कोशिश होती है कि जहाँ गाड़ियों की बातें होती हैं या अब्रॉड जाने की बातें होती हैं। क्यों ये चेंज आया, आपको क्या लग रहा है? ये भी एक सोशल इशू है, सो क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ये चेंज है गानों में? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि सर कोई भी मूवी होती है या कोई भी गाने होते हैं वो सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर समाज में जो युवा हैं, जो जिनको ये गाने से सबसे ज़्यादा हिट करते हैं, जो देखते हैं सबसे ज़्यादा, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो उनको वॉयलेंस पसंद है, उनको पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार होता है। क्योंकि काफ़ी उम्र के बाद में ये समझ में आता है कि बहुत चीज़ें ये ज़रूरी नहीं होती सर। तो सर कहीं ना कहीं ये गाने युवाओं के लिए, आज के युवाओं के लिए हैं। ओके, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। एक हाल में एक मूवी आई थी एनिमल, यस सर, राइट? उस मूवी ने बहुत ज़्यादा थोड़ा सामाजिक डिबेट जनरेट किया, राइट? कि एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर कोई मूवी सक्सेसफुल हो रही है, अगर वो बॉक्स ऑफिस पे चल रही है, तो वो लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ ये बात है कि महिलाओं का जो डिपिक्शन है उस मूवी में, या एक मेल का भी जो डिपिक्शन है, एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, वो शुड नॉट बी दी केस। तो इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है इस डिबेट का? आप कौन से साइड पे हो इस डिबेट में? सर भारतीय सिनेमा है उसमें सर एक बहुत बड़ी दुविधा है कि जो बॉक्स ऑफिस पे चलती हैं सर, वो मूवी सामाजिक मुद्दों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करती, और जो मूवी सर सामाजिक मुद्दों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है सर, वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी नहीं चल पाती। तो सर मुझे लगता है कहीं, तो ये समाज के रूप में हमारे प्रति क्या दर्शाता है? तो सर ये युवाओं की जो प्रवृत्ति है, वो वॉयलेंस को, लोगों की ये वॉयलेंस को लेके एक्सेप्टेबिलिटी है, और जिसमें जैसे एनिमल मूवी में दिखाया गया है कि पैट्रियार्की, उसमें अल्फा मैन वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि हमारा समाज किस तरीके से, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन में जा रहे हैं सर। डिग्रेडेशन में जा रहे हैं। यस सर। इम्प्रूव हो सकता है किसी तरीके से, आपको क्या लगता है? यस सर, इसमें सर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है
सर वो बोर्ड है वो सर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्पेशली सर जब उनका जो ऐसे तो एक तो मूवीज़ का वो कर देता है सर, एज डिवाइड कर देते हैं कि कौन से वर्ग के लिए ये मूवीज़ हैं, तो उससे बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाया जा सकता है। उसके अलावा सर सेंसर का एक बेहतरीन और पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है सर, कि वो जो आर्टिस्टिक फ्रीडम को भी कर्व ना करे, लेकिन समाज में भी किसी तरह की ऐसी जो नेगेटिविटी है या किसी तरह की वो गलती, मतलब जो गलत प्रवृत्ति है वो ना फैलाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी लक्ष्मण। यस मैम। जी, आपका जो बीए आपने किया है ग्रेजुएशन, वो उसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, तो क्या आपका ऑनर्स विषय था, ये पास कोर्स था ये? मैम बीए प्रोग्राम था जिसमें मैम हम 2-3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसमें तो 2-3 सब्जेक्ट में तो और भी अन्य विषय होते हैं? हाँ मैम, 2 कोर विषय होते हैं, इसके अलावा आप जीई सेलेक्ट करते हैं, हर नए सेमेस्टर आप नया सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इतिहास मतलब आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, है ना? यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज के वक्त में, विशेषकर अगर देखा जाए वर्तमान संदर्भ में, हम एक लोकतांत्रिक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे पास, तो ऐसे में जो राजस्थान है, अभी भी वहाँ के जो राजे रजवाड़े हैं उनके प्रति जो कृतज्ञता है, या फिर इलेक्शन में जब वो उठते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि अब इसकी रिक्वायरमेंट है कहीं से भी? मैम ये लोगों की जो खुद की सोच है, इंडिविजुअल सोच है, वो बहुत डिपेंड करता है। मैम कहीं ना कहीं राजस्थान में राजे रजवाड़े अब तक सर्वाइव कर पाए हैं, उसका वजह यही है कि मैम उन्होंने उनकी जो वीरता है, उनका शौर्य है, उनका अभी भी गुणगान किया जाता है। दूसरा है मैम कि अभी भी कोई भी ऐसी इवेंट होती है उसमें उनको बुलाया जाता है जिसमें नहीं, तो वीरता और शौर्यगान तो अपनी जगह है, उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया है क्या? मैम हाल ही में तो मैं वो पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैम मुझे ऐसा कोई रेफरेंस याद नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो लार्ज स्केल पे। सॉरी मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने 1857 का रिवोल्ट सुना होगा, पढ़ा भी होगा? यस मैम। तो ऐसा ये क्या उसके पीछे का कारण था कि राजस्थान इससे अछूता रहा? मतलब मैम 1857 का जो रिवोल्ट था वो मोस्टली सर मैम नॉर्दर्न इंडिया में ही था, तो मैम पूरी तरह से राजस्थान अछूता रहा ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजस्थान में भी सर मैम केसरी सिंह बाराहट, प्रताप सिंह बाराहट आदि काफ़ी इन्वॉल्व थे, और जैसे नसीराबाद छावनी 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से क्रांति हुई थी। तो मैम लेकिन प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से नहीं है मैम, मतलब 1857 की जो क्रांति थी वो कहीं ना कहीं पूरे पैन इंडिया लेवल पे भी नहीं गई थी। कहीं ना कहीं ये इसमें हम जो स्पेशली मैम ये यूपी वाला एरिया जैसे मेरठ वगैरह यहाँ पे केंद्रित रही थी, की वजह हो सकती है मैम कि राजस्थान में राजपूत थे, जबकि जो 1857 में जो मुख्य भूमिका दी गई थी वो मैम जवाहर मैम बादशाह जफर था, उनको दी गई थी, तो कहीं ना कहीं वो अछूता महसूस कर रहे होंगे। अच्छा, धौलपुर के बारे में बताइए कि इतिहास में इसकी क्या प्रासंगिकता है? मैम इतिहास में धौलपुर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। मैम पहला स्थान तो इसी वजह से है कि ये जो महाजनपद थे उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट था मत्स्य महाजनपद का। दूसरा मैम है कि धौलपुर में बैटल ऑफ धौलपुर हुआ था 1519 में, जिसमें राणा सांगा और मैम इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जहाँ पे राणा सांगा की जीत हुई थी। तो उन्होंने राजस्थान में स्पेशली जो सल्तनत थी उसको आने से रोका था। उस दृष्टि से धौलपुर का महत्वपूर्ण। और मैम एक तीसरा जो स्वाधीनता आंदोलन में धौलपुर में एक पंचम सिंह और मैम पंचम सिंह के जो सेनानी थे जिन्होंने भारत का झंडा लपेट के गोलियां खाई थी, तो उस तरीके से मैम। अच्छा चलिए, मुझे अभी ये बताइए आप कि अभी आपने पढ़ा होगा कि कोचिंग्स के लिए कुछ रेगुलेशंस आए हैं, न्यू गाइडलाइन आया है ना, तो माना जा रहा है कि इसमें विशेषकर ये जो गाइडलाइन आया है इसका एक बहुत बड़ी वजह जो है वो कोटा भी रहा। क्या कारण है कि कोटा इस गाइडलाइन के पीछे कोटा भी एक कारण रहा है? मैम क्योंकि कोटा मैम कोचिंग हब माना जाता है स्पेशली नीट और आईआईटी के लिए, तो वहाँ पे आज के जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो है कि 16 साल से बच्चे, कम उम्र के बच्चे को आप कोचिंग में नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स 15 या 14 साल के बच्चों को भी वो कोटा भेज देते थे मैम इस प्रिपरेशन के लिए। इसलिए कोटा में जो सुसाइड रेट था
स्टूडेंट्स का वो बहुत अधिक था। तो एक चीज़ आप बताइए मुझे कि राजस्थान तो ऑलरेडी बहुत कल्चरली बहुत रिच है ना, लोक संगीत, लोक नाट्य और कल्चर हेरिटेज, इस मामले में तो राजस्थान ऑलरेडी बहुत बेहतर है। कोटा भी तो राजस्थान का ही पार्ट है। यस मैम। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ के युवाओं को, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ सरकार नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों? हाँ मैम, ऐसा नहीं है कि वहाँ के युवाओं के लिए नहीं कर रही है मैम। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्टूडेंट की सुसाइड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली हुई है कि संडे को कोई टेस्ट नहीं होगा, वेडनेसडे को फन डे होगा, तो मैम वो भी कर रही है। उसके अलावा मैम कोटा में तो मैम उन्होंने एक स्टूडेंट थाना भी बनवा रखा है, तो वो भी है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये पर्याप्त है? चूँकि कोटा से तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सुनने को। हाँ मैम, रिसेंट में कोटा से थोड़ा सुसाइड का कम हुआ है, लेकिन मैम अभी भी कुछ जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करने की अच्छा, मानसिक अवसाद को कम करने के लिए या मानसिक अवसाद को जो है नियंत्रण में लाने के लिए, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई योजना कुछ ऐसी चलाई जा रही है क्या? यस मैम। मैम केंद्र सरकार ने स्टूडेंट की सुसाइड को रोकने के लिए मनोदर्पण पोर्टल निकाला था। इसमें स्टूडेंट्स कॉल कर सकते हैं और अपना स्ट्रेस, अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। इसके अलावा मैम नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, उसमें मैम जो स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ की कुछ मतलब उसकी हेल्प करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल ये एक बहुत बड़ा बहस डे बाय डे जो है ये बनते जा रहा है, मानसिक अवसाद, मेंटल स्ट्रेस। आपके क्या विचार हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि भारत तो एक आध्यात्मिक देश के रूप में जाना जाता है, और जहाँ अध्यात्म होगा वहाँ अवसाद तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? मैम इसके कुछ कारणों में है कि मैम पहला सबसे बड़ा कारण है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के चलते मैम अकेलापन जैसी समस्याएं बहुत अधिक हो गई हैं, जिससे तो अर्बनाइजेशन अगर नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा फिर? नहीं मैम, मैं इसके अर्बनाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ मैम, जो मानसिक अवसाद के लिए कारण है ये। अच्छा। और मैम दूसरा कारण है कि मैम सोशल मीडिया, इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होता है, लोग बहुत घंटों तक यूज़ करते हैं, तो वो वजह है मैम। तीसरा है कि मैम फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, जो और आज की जो पीढ़ी है उसमें मतलब मैम जो कि घरेलू झगड़े होते हैं उनकी वजह से, तो मैम ये भी है कि जो डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, तो उस तरीके से मैम जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। डिवोर्स की वजह से मानसिक अवसाद भी बढ़ रहे हैं? मैम कहीं ना कहीं फैक्टर है कि आपसी जो संबंधों में कहीं ना कहीं वो जो मिलन होना चाहिए मैम, जो संबंध होने चाहिए वो है होते नहीं है, तो कहीं ना कहीं। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि विशेषकर अगर बोला जाए भारत में अभी महिलाओं के संदर्भ में, विशेषकर अगर कहा जाए उनके हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, तो भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना है जो चलाई जा रही है जो उनके हेल्थ के रिगार्डिंग है, स्वास्थ्य से संबंधित है? मैम पहली योजना में पोषण अभियान है, जिसमें उनकी जो हेल्थ को लेके है। दूसरा मैम जो मिड डे मील में, जिसमें गर्ल्स को भी मैम शामिल किया जाता है। एक मैम मिशन शक्ति है, जिसमें वुमेन के एम्पावरमेंट और सेफ्टी दोनों को ही ध्यान में रखा गया है। उसके अलावा मैम अच्छा, आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका बताएंगे आप? यस मैम। आशा जो वर्कर्स हैं वो मैम गांव में जो महिलाएं होती हैं उनकी जो हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाती हैं। ऊपर से मैम जो डिलीवरी होती हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प करती हैं मैम। अच्छा, अभी जो रिपोर्ट आ रही है हाल फिलहाल की, अभी भी जो बाल मृत्यु दर है, जितना कम होना चाहिए उतना अभी कम नहीं हो पाया है, क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं? मैम अभी भी मैम 94% के आसपास इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो कहीं ना कहीं अभी भी 100% डिलीवरी का जो हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से जो घर पे डिलीवरी होती है उनकी वजह से मृत्यु हो जाती है। दूसरा मैम है कि जो वुमेन्स की हेल्थ है वो भी ठीक नहीं है मैम, क्योंकि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट है उसमें 57% वुमेन्स हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है मैम, एनीमिक। तो मैम इस वजह से भी इनकी जो चाइल्ड की हेल्थ पे वो गलत प्रभाव पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि अवेयरनेस भी नहीं है क्या अभी उस हिसाब से जैसा होना चाहिए? यस मैम। अच्छा, आपका जो आपकी हॉबीज है कि सोशल इश्यूज बेस्ड पंजाबी एंड बॉलीवुड मूवीज। यस मैम। अच्छा, पंजाब में जो सोशल इशू में अगर कहा जाए तो स्पेशली विशेषकर जो नशा की चपेट में वो लगातार आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्या इसमें पाकिस्तान की भी भूमिका है क्या, पड़ोसी देश की? यस मैम। जो पंजाब में मैम जो ड्रग की जो कल्चर बढ़ती जा रही है बहुत अधिक,
उसकी वजह मैम पाकिस्तान से ड्रग ट्रैफिकिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं। मुझे अभी भी एक एग्जांपल याद है कि ड्रोन से एक आर्मी ने ड्रोन गिराया था जिसमें मैम ड्रग्स थे उसमें। अच्छा, अफीम युद्ध के बारे में पढ़ा होगा अपने इतिहास में? मैम थोड़ा थोड़ा से याद है मैम। चीन से संबंधित था? यस मैम। तो कुछ उसके पीछे का तर्क मालूम है कि क्यों अफीम दिया जा रहा था? सॉरी मैम, नहीं पता है। चलिए, आपसे अंतिम प्रश्न है मेरा। आप मुझे ये बताइए, आप 2022 में ही ग्रेजुएट हुए हैं, है ना? यस मैम। तो यानी कि आप पिछले साल ही, आप अगर कहा जाए तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप तुरंत ही आप ग्रेजुएट हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत यंग नहीं है आप? मैम मुझे लगता है कि मैम सिविल सर्विसेज के लिए मैं, जो उनकी एज है उन्होंने 21 मतलब कर रखी है उन्होंने, तो मैं 22 का ऑलरेडी हो चुका हूँ मैम। तो उस तरीके से मैं तो क्या एलिजिबल 22 के अगर आप हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल है? आप मानते नहीं कि इसके लिए अनुभव की भी आवश्यकता होती है? मैम अनुभव मतलब टाइम के साथ आ भी सकता है, लेकिन मैम जो समझ होनी चाहिए चीज़ों की, समाज में जो समस्याओं की समझ होनी चाहिए, गवर्नमेंट की क्या प्रोविजंस है, गवर्नमेंट में आप क्या कर सकते हैं, उनकी समझ में मुझे है। तो मैम वक्त के साथ में वो चीज़ें भी, जो अनुभव की जो कमी मेरे में होगी, तो मैं वो वक्त के साथ में वो भी पूरा कर लूँगा मैम। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य? यस सर। लेकिन ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस? यस सर। तो ये अचानक से, और उसके ऊपर देखें तो हम इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को आपने वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों नहीं चुना? क्योंकि सर मेरा ग्रेजुएशन में ऑनर्स नहीं था, तो मेरे पास दो विकल्प थे कि हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा सकता हूँ। मैं दोनों के ही सिलेबस को देखा था, स्पेशली फिर मैंने उसके बाद मैंने हिंदी के सिलेबस को भी देखा था, क्योंकि मेरे सीनियर ने रिकमेंड किया था मुझे। जब मैंने तीनों को देखा तो मुझे पाया कि हिंदी का सिलेबस मुझे काफ़ी लाइट भी लग रहा था और ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी स्कोरिंग भी था। और सर उसके अलावा सर जो मैंने ग्रेजुएशन में जी होता है हमारे DU में सर, वो मैं उसमें मैंने हिंदी ऑलरेडी 3 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था, मुझे उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से भी थी, तो इसीलिए सर मैंने इसको चुना। तो हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में आपने कितनी कहानियाँ पढ़ी हैं? सर 30-35 कहानी पढ़ी। कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी आपको? सर सबसे अच्छी कहानी मुझे सर सदगति लगी सर। सदगति? प्रेमचंद की सर। अच्छा, सदगति का क्या थीम था? सदगति में सर दलित को लेके थी सर, कि दलितों की सर, दलित के जो समाज में, समाज में दलितों की स्थिति को इतनी इतिहास से इतनी दबाया जा रहा है कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है उनके अत्याचार की, तो इसके लिए वो विद्रोह भी नहीं करते, तो कितने भी अत्याचारों को सहते हुए भी वो विद्रोह नहीं करते, तो इस थीम है सर उसकी। अच्छा, तो इसकी जो शैली है, कहानी की शैली होती है कहानियों में? यस सर। किस तरीके की शैली का प्रयोग किया गया इस कहानी में? सर इसमें सर हिंदुस्तानी शैली, भाषा शैली है सर। और वैसे शैलियाँ कितने प्रकार की होती है? गद्य में अगर शैलियों की बात करें तो कितने प्रकार की शैलियाँ होती हैं? सॉरी सर। ओके। राजस्थानी साहित्य में एक साहित्यकार है विजयदान देथा, पता है आपको? सर मैंने नाम सुना है इनका। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और किसी साहित्यकार का नाम बताएंगे राजस्थान में? राजस्थानी साहित्य में सर सर यस सर, सूर्यमल मिश्रण है सर। अच्छा, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं? सर वंशवासकर एक सर, एक वीर सतसई सर। अच्छा, ये पद्य में है या गद्य में? पद्य में सर। अच्छा, जनरली ये देखा जाता है कि पद्य का जो प्रादुर्भाव है वो गद्य से पहले हुआ है। यस सर। पद्य जो है गद्य से पहले आया है। यस सर। ऐसा क्यों? सर कि मुझे लगता है सर गद्य का प्रादुर्भाव सर जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी उसके बाद में हुआ है, क्योंकि गद्य में सर काफ़ी लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं, स्पेशली उपन्यास जो, लेकिन पद्य को सर याद रखा जा सकता है, क्योंकि पहले लेखन की व्यवस्था नहीं थी, तो पद्य को गीतों की तरह याद रखा जा सकता था, इसीलिए उसका उदय पहले माना जा सकता है। अच्छा, एकांकी और नाटक में क्या फ़र्क होता है? सर एकांकी नाटक का ही छोटा रूप है सर। नहीं, और थोड़ा सा इलैबोरेट करिए। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जो नाटक हैं सर उसमें जो दृश्य होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अंक ज़्यादा होते हैं। यस सर। एकांकी कंपैरिजन में सर एकांकी में एक ही अंक होता है। हाँ, तो ये बताइए ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, राजनीति, साहित्य का राजनीति में क्या योगदान है आज के परिवेश में और पहले के परिवेश में, कंपैरिजन करके बताइए। ओके सर। सर साहित्य राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर,
राजनीति में सर जो सामाजिक समझ होती है वो साहित्य से डेवलप होती है। ऊपर से सर राजनीति में जो राजनेता होते हैं उनका जो समाज से वो जो जुड़ाव होता है वो महत्वपूर्ण है कि वो समाज की तभी समाज को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे जो साहित्य उनको समझाता है। सर पहले के रेफरेंस में और आज के रेफरेंस में मैं तुलना करूं, सॉरी सर मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। आपने लिखा है विपस्सना मेडिटेशन। यस सर। क्या होता है विपस्सना मेडिटेशन? सर विपासना मेडिटेशन का अर्थ है विपस्सना क्या मतलब होता है? विपासना का अर्थ है सर किसी भी वस्तु को उस रूप में देखना जिस रूप में वो है सर। तो इसीलिए विपासना मेडिटेशन में हम लोग आंख बंद करके अपने जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं किसी भी रोम तक को लेके सर हम पूरी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं, उसके आधार पर हम लोग मानसिक शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। विपस्सना मेडिटेशन और ज़ेन मेडिटेशन में क्या फ़र्क है? सॉरी सर, विपस्सना मेडिटेशन और ज़ेन मेडिटेशन में क्या फ़र्क है? ज़ेन मेडिटेशन, सॉरी सर ज़ेन मेडिटेशन के बारे में नहीं सुना मैंने। गोदावन के बारे में जानते हैं आप? गोदावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यस सर। हाँ, इसको जो है ना, इसकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है और ये इसका अस्तित्व जो है संकट में है। यस सर। तो इसको जो है इसके अस्तित्व को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर ही रही है, आप क्या अपने सजेशन देना चाहेंगे? सर मुझे लगता है सर कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। उसके अलावा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत आवश्यक है। इसकी जो वजह है क्योंकि सर जो विंड एनर्जी जो विंड टरबाइन है उनसे टकरा कर इनकी मौत हो रही है और जो हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उनसे भी टकरा कर मौत हो रही है। तो उनको एक तो अंडरग्राउंड किया जा सकता है सर, जो गवर्नमेंट कर भी रही है। तो उसके अलावा सर विंड टरबाइन को ऐसे क्षेत्रों में ना लगाए जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक रहती है, क्योंकि वो क्रिटिकली वेनरेबल है। तो उनकी पॉपुलेशन वैसे ही 50 के अराउंड है सर। तो सर उनको ऐसे एरिया को लोकेट किया जा सकता है जहाँ पे टरबाइन ना लगाई जाए सर। डेवलपमेंट और इकोलॉजी यानी कि विकास और पारिस्थितिकी में किसे ज़्यादा वरीयता देना पसंद करेंगे? सर विकास और पारिस्थितिकी दोनों ही महत्वपूर्ण है। नहीं, एक बताओ सर। अगर प्रायोरिटी देंगे सर तो इकोलॉजी को देनी चाहिए, क्योंकि इकोलॉजी के साथ में सर हम लोग डेवलपमेंट भी इंश्योर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य होते हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सर क्राइटेरिया, एग्जैक्ट क्राइटेरिया सर मेरे को याद नहीं है सर। बीमारू राज्य के बारे में सुना है? यस सर। वो क्या होते हैं? सर बीमारू राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिनकी जो सामाजिक और आर्थिक इंडिकेटर्स हैं बहुत लो होते हैं सर। राजस्थान है बीमारू राज्य? सर पहले राजस्थान को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अभी की जो एस्टीमेट्स हैं उनकी वजह से सर राजस्थान को बीमारू। तो सोशल इंडिकेटर तो अभी भी लो है? हाँ यस सर, लेकिन सर अभी जैसे जो फर्टिलिटी रेट है वो भी काफ़ी ऊपर हो गई है सर, 2 जो इंडिया के लेवल के बराबर। चाइल्ड मैरिज स्टिल प्रिवेल्स? सर कुछ इंडिकेटर्स में अभी भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स में अभी भी सुधार किया है। जैसे कि सर जो सेक्स रेशियो है, जो अभी नेशनल फैमिली सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें सर 1022 है। तो सर ऐसे सुधार भी राजस्थान में हुए हैं। थैंक यू सर।